वाटर जेट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। पहला क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है किस रेट से वाटर जेट थ्रो किया जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम पहले निकालना पड़ेगा, राइट। लैंग्वेज पढ़िए, क्या है 20 kg मास ऑफ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप ऐसा कंसिडर करें कि 20 kg का मेरे पास मास है और ये हमने कहाँ पे रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है, रखा हुआ है सीधा रेस्ट पे, है ना। वाटर जेट फ्लोइंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। वाटर जेट इस पे कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, थ्रो हो रहा है। वाटर जेट इस पे थ्रो हो रहा है कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे स्पीड से कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया। ये v आपको गिवन है। और ऐसा होने से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो चुका है इधर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको गिवन है सवाल में। एक ब्लॉक रखा हुआ था 20 kg का किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, आपने वाटर जेट थ्रो किया कितने रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड मेंटेन किया, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया इस ब्लॉक में, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा सीधा बात है कि इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इस पे क्या मिला, एक फोर्स मिला, फोर्स ड्यू टू वाटर जेट। और ये क्या होता है, वी डी एम अपॉन डी टी, यही होता है वी एम डी एम अपॉन डी टी। फोर्स मिला और ये फोर्स ने क्या किया, इसको एक्सेलरेशन दिया, और ये कितना दिया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मास कितना, 20 kg। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, वी डी एम अपॉन डी टी। मास कितना है इसका, 20 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, 1। वी कितना है आपका, वी कितना है, 10। डी एम अपॉन डी टी निकालना है। कैसे समझ रहे हैं क्या, डी एम अपॉन डी टी निकाल, यहाँ देखिए, देन फाइंड रेट एट विच वाटर जेट इज थ्रोइंग ऑन द ब्लॉक। किस रेट से मैं वाटर जेट इस पे थ्रो कर रहा हूं या फ्लो हो रहा है इस ब्लॉक पे, वो बताना है मुझे। सीधा सीधा ये क्या लिखा हुआ है, डी एम अपॉन डी टी, दैट इज द मास फ्लो रेट, या फिर मास का थ्रो करने का रेट। तो आपको डी एम अपॉन डी टी निकालना। यहाँ से आंसर आ चुका है आपका, डी एम अपॉन डी टी यू विल गेट। सो देखिए सब कुछ एसआई में रखा है आपने, सब कुछ किस में रखा है, एसआई यूनिट में। तो मास क्या, केजी, टाइम क्या, सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, 2 kg पर सेकेंड। पिछले सवाल में यदि आप देखेंगे कि आपको पहले ही मास फ्लो का रेट दिया हुआ था, तो पिछले सवाल में आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, और इस सवाल में आपको सब कुछ दिया, एक्सेलरेशन दिया, स्पीड दिया, ब्लॉक का मास दिया, आपको डीएम अपॉन डी टी पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए वी डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए। अब इसमें से कोई भी एक चीजें पूछी जा सकती है, कभी आपसे वी पूछ लेगा, कभी आपसे डीएम अपॉन डी टी पूछ लेगा, कभी आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, या कभी आपसे इस ब्लॉक का मास पूछ लेगा। बोलेगा कि 2 kg पर सेकेंड से मैं वाटर थ्रो कर रहा हूं और स्पीड कितना है, 10, ठीक है, और उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है उसको, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ वहां पे रखा हुआ ब्लॉक का मास क्या था, आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला, वी डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए। उसमें सब कुछ आप लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, ये इक्वेशन बनेगी। यही एक इक्वेशन है, वी डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए। और इसमें आपको यहाँ देखिए 4 फैक्टर, 1 2 ये 3 ये 4, इस 4 में से कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला सवाल में क्या पूछा गया था, ए। दूसरे सवाल में क्या पूछा, वी डी एम अपॉन डी। किसी तीसरे सवाल में सब कुछ दे देगा, वी पूछ लेगा। किसी चौथे सवाल में सब कुछ देगा, कैपिटल एम पूछ लेगा। इक्वेशन तो एक ही है, इसमें से कोई एक ही चीजें पूछेंगे, एक ही इक्वेशन बन रहा है। अननोन आपको एक रखा जाएगा, कुछ एक अननोन होगा, एक इक्वेशन बन रहा है, उसको फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो 4 अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको उसमें से 2 ले लिए, बाकी आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा इक्वेशन तो ये बनेगा और इसमें से कुछ पूछ लिया जाएगा, आप निकाल सकते। उसके बाद देखिए, यदि कभी आपको किसी लिक्विड का डेंसिटी दे दिया है ना, और किसी क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया पाइप में, उससे फ्लो कर रहा है, तो डीएम अपॉन डी टी क्या होगा और वी डी एम अपॉन डी टी क्या होगा, ये निकालने आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं, मिटाए दे इसको। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए मास फ्लो रेट एंड फोर्स अप्लाइड, कॉन्सेप्ट है, इस पे फिर क्वेश्चंस ले लेंगे।
मास फ्लो रेट और दूसरा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड। देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, किस बात के लिए निकाल रहे हैं कि किसी एक पाइप में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इसमें फ्लो होने वाला लिक्विड या कोई भी फ्लूइड, एयर भी हो सकता है, समझे। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, या तो लिक्विड या तो एयर। कोई भी लिक्विड या एयर या फ्लूइड, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं, डेंसिटी हमने कितना ले लिया, रो। इसमें फ्लो कर रहा है और किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, स्पीड है इसका v, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बात ये लिखनी पड़ेगी, dm/dt क्या होता है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स क्या होगा v dm/dt। तो आपको dm/dt पता होना चाहिए, तो मैं लिख के देता हूँ फिर प्रूव कर दूंगा कि आया कैसे। dm/dt होता है रो ए वी। अब ये है क्या पहले समझ लेते हैं, क्योंकि काम तो आपको यही देगा, फॉर्मूला ही काम देगा, रटना ही है। रो क्या है, इसमें फ्लो करने वाला फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या फिर एयर, कुछ भी हो सकता है, या लिक्विड होगा कोई या तो एयर होगा, है ना, कोई भी लिक्विड या तो एयर फ्लो कर रहा है किसी पार्टिकुलर पाइप में या फिर बाहर कहीं भी, और जहां फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, और उस लिक्विड या फिर एयर का डेंसिटी कितना है रो, ठीक है, डेंसिटी इतना। तो dm/dt यदि लिखा जाए यहाँ पे मास का फ्लो का रेट, क्योंकि आपको मास अब गिवन नहीं है डायरेक्ट, आपको डेंसिटी पता है, एरिया पता है, उसकी स्पीड पता है, तो dm/dt आएगा कितना, रो इंटू ए इंटू वी, रो ए वी, एकदम रट के रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब यदि यहाँ से इसी वैल्यूज को यदि आप यहाँ पुट करेंगे, देखिए फोर्स कितना आ जाएगा v, dm/dt कितना, रो ए वी, तो फोर्स कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, बोलो। अभी आया कैसे वो निकाल के दे देता हूँ मैं आपको, जो प्रूफ दूंगा उसका आपको कभी प्रूफ करना नहीं रहता, लेकिन देखो अब ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो यहाँ से, है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो इसमें कितना वॉल्यूम मूव किया ये निकालो, ये वॉल्यूम, या फिर मान लो पहले ये लेंथ कितने का आएगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा आपको v, वेलोसिटी कितना था v, और टाइम कितना ले लो dt टाइम, तो ये कितना लेंथ आगे जाएगा, कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो dt टाइम में कितना आगे जाएगा डिस्टेंस v dt। अब ये देखो, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसका क्या है लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है आपका ए, ठीक है, लेंथ कितना ले लिया मैंने, एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ v dt, वेलोसिटी इनटू छोटा सा टाइम, एरिया और लेंथ आपको पता है, तो आपको एलिमेंटल वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, एलिमेंट का वॉल्यूम, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया हमने इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग छोटा सा वॉल्यूम, तो डी वी हमने ऐसे ले लिया थोड़ा वॉल्यूम के लिए, क्योंकि वेलोसिटी के लिए वी है तो हमने ऐसे ले लिया ना dv, ये कितना आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ ए वी डी टी, ये आ गया। अब देखो dv आया आपको, अब मुझे क्या निकालना है dm/dt, तो dm/dt लिख लीजिए। मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, छोटा सा मास है, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हमने ऐसे लिखा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास की जगह क्या लिखना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt।
अब देखो रो आ गया, यहां से क्या आ जाएगा dv अपॉन dt, क्या आ जाएगा। अब यहां से देखो dv अपॉन dt आपको आ रखा है कितना, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो dv अपॉन dt क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहां से क्या आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो dm अपॉन dt कितना आ गया आपको, रो ए वी आ गया। ये मैंने प्रूफ करके दिया आपको, हमेशा ये करना नहीं। तो आपके लिए ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने प्रूफ किया नीचे। दिस प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं प्रूफ तो कोई मसला नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये याद होना चाहिए। यदि कोई फ्लूइड या लिक्विड किसी होज पाइप में या किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए में फ्लो कर रहा है और उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो डीएम अपॉन डी टी कितना होता है, रो ए इंटू वी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यदि आपको डीएम अपॉन डी टी पता है तो आपको फोर्स पता है, दैट इज वी डीएम अपॉन डी टी। डीएम अपॉन डी टी लग दो, रो ए वी, तो फोर्स क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर। तो ये दो चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और आया कैसे वो मैंने आपको प्रूफ बता दिया। देखो कहीं कहीं पे मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ कि इस तरह से है, कहीं कहीं नहीं भी बताऊंगा, हो सकता है कोई जरूरी नहीं है तो नहीं बताए, फिलहाल ऐसे बता दें, बस ऐसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ इस तरह से आया। फिर इसको कभी मत करना, आप प्रूफ करने मत बैठना कभी भी क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। यू हैव टू कीप रिमेंबर डीएम अपॉन डी टी रो ए वी। 2 बार 4 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। डीएम अपॉन डी टी रो ए वी ऐसे करके याद हो जाएगा। फोर्स क्या आ जाएगा, रो ए वी में एक और वी आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। मतलब यदि ये लिक्विड मैं किसी पे छोड़ दूं, मार दूं उठा के, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये लिक्विड, कितना, रो ए वी स्क्वायर। बस इसका मतलब ये है। किसी फ्लूइड का डेंसिटी रो है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का ए है, तो उसको यदि मैं दे मारूं किसी भी सरफेस पे तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, रो ए वी स्क्वायर। और यदि ओनली मुझे डीएम अपॉन डी टी कहीं लग रहा है जरूरत का तो रो ए इंटू वी। ठीक है, तो याद करते जाइए इनको, मिटा दो। ठीक है, अब इसको यूज कर लेंगे किसी सवाल में हम लोग। ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या है। air of density 1.2 kg per meter cube is striking on a wall of dimension कितना, 10 मीटर इंटू 8 मीटर with velocity 20 meter per second. Then find force exerted by air on wall। देखिए लिक्विड फ्लो करे या एयर फ्लो करे, बात तो फ्लूइड ही है, ये भी फ्लो कर सकते हैं। अब एयर फ्लो कर रहा है, ब्लो कर रहा है ना, और वो एयर किसी दीवार से जाके टकरा रहा है ना, जैसे आंधी तूफान आ गई है ना,
और वाल कितना है डायमेंशन मेरा 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है ना एक वाल। उस पे अब एयर जो है ना आके टकरा रहा है, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि बताओ जो वो एयर आके टकरा रही है वाल से तो कितना फोर्स लगा रही होगी, है ना, क्योंकि एयर का डेंसिटी मुझे पता है। आंसर तो आपको पता है, सीधा लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा, आंसर सीधा इसका सॉल्यूशन है। अब बताओ यदि आपको फॉर्मूला याद है तो सॉल्यूशन डायरेक्ट है। फोर्स कितना है लिखा हुआ है रो ए वी स्क्वायर, डेंसिटी कितना 1.2 kg पर मीटर। क्या ये एसआई में लिखा हुआ है, देखो एसआई में लिखा हुआ है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है एसआई में केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का लीटर नहीं होता है, मीटर क्यूब होता है। जैसे मैंने आपको एक क्यूब दिया है ना, क्यूब, और बोला मैंने उसका एक साइड लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक, तो उसका वॉल्यूम कितना है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यहाँ सब कुछ 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 वो कितना आ जाएगा 8। यूनिट क्या होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो ये एसआई में लिखा हुआ है डेंसिटी आपका 1.2 kg पर मीटर क्यूब। वाल का डायमेंशन कितना है एरिया आ जाएगा यहाँ से कितना 10 इंटू 8 कितना 80 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। वो सब पुट कीजिए, सब कुछ एसआई में है। तो फोर्स किस में आएगा आपको न्यूटन में आ जाएगा। चाहे तो आप यूनिट रख के कटा भी सकते हैं। 1.2 क्या है kg मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना 10 इंटू 8 कितना 80 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना 20 का स्क्वायर, इसका यूनिट का भी तो स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर तो यूनिट का भी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ से यदि सब कैलकुलेट करके देखेंगे तो यूनिट आपको आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो क्या होता है न्यूटन। फिलहाल देखिए 1.2 इंटू 80 इंटू 20 स्क्वायर, देखो 1.2 इंटू 80 कितना आ जाएगा 96, 20 का स्क्वायर कितना 400, यूनिट कितना बचा ऊपर केजी, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर क्यूब, तो ऊपर कितना बचेगा मीटर, नीचे क्या बचेगा सेकंड। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है न्यूटन। सब कुछ एसआई में रखे हैं तो आपको यूनिट भी तो फोर्स का एसआई में आएगा। ये कितना आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख दीजिए, आपको फोर्स आ गया न्यूटन में आ जाएगा। यदि न्यूटन से किलो न्यूटन में लिखना है तो क्या हो जाएगा 38.400 किलो न्यूटन। किलो के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए क्या करते हो 1000 से डिवाइड करते हो ना। न्यूटन से किलो न्यूटन जाने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 38.4 किलो न्यूटन। नीचे जो लिखा है ना उसका मीनिंग क्या है समझो। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन का मतलब होता है 1000 न्यूटन, यहां से लिया। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन। उल्टा चलता ना ये, इधर ये डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000। आंसर आपको या तो इस फॉर्मेट में गिवन होगा ऑप्शंस में, या तो इस फॉर्मेट। आपको नीचे ऑप्शन देख के समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूटन से किलो न्यूटन जाने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। जैसे किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए क्या करते हो मल्टीप्लाइड बाय 1000, उसी तरह से किलो न्यूटन से न्यूटन में आने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, सिंपल।
हो जाएगा। मिटाएं क्वेश्चन। ये सवाल का यदि फॉर्मूला पता है तो आंसर एक लाइन में, अदरवाइज फिर उतना प्रूफ निकालना पड़ेगा ना, डीएम अपॉन डी टी, फिर फोर्स वी डीएम अपॉन डी टी, तो लेंदी चला जाएगा, इसलिए याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको यूज में आएगा ये। A water jet of cross section area A strikes on wall making an angle theta with the normal and rebounds elastically if water density is rho and moving velocity is v, then force exerted on wall is, आपको ये को निकालना है, then force exerted on wall is। पहले क्वेश्चन का सवाल पढ़िए और एक डायग्राम देखिए। हमेशा फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक डायग्राम निकालना चाहिए, खासकर मैकेनिक्स में ऐसा ही होगा। और जब आपने क्वेश्चन को करेक्ट पढ़ के बिल्कुल उसका अच्छे से मीनिंग समझते हुए यदि आपने करेक्ट डायग्राम निकाला, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। सवाल पढ़ो, टाइम, टेक योर टाइम, नो डोंट वेट, टेक योर टाइम। क्वेश्चन क्या है, ये वाटर जेट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, जो वाटर जेट फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। स्ट्राइक ऑन वॉल, वॉल पे स्ट्राइक हो रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि हो क्या रहा है। ये वाल है आपका, नॉर्मल से थीटा एंगल, तो पहले ये समझना होगा नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल याद करो, आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते होगे, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से सेम एंगल बनाती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल क्या होता था, इस प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन क्या होती थी, नॉर्मल। कुछ याद आया, होता था नॉर्मल। इस नॉर्मल से कितना एंगल, थीटा, जब ये आ रही थी तब भी थीटा और जा रही है तब भी थीटा। कुछ याद आया तुम्हें, इधर से m मास आके टकराए कितना से, v वेलोसिटी से, और यही m मास वापस जाए कितने से, v वेलोसिटी से। ये वाटर जेट बना दिया ना मैंने, ये वाटर जेट है सर, है ना। ये एंगल कितना से लेके आ रही है वाटर जेट, थीटा, और इधर से भी कितना है, थीटा। ओके, तो याद करो, यदि m मास और v वेलोसिटी से इधर आई और m मास इधर से v वेलोसिटी से वापस चले जाए, ये dm ले लेता हूं मैं, dm मास। ठीक है, याद करो कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता था, 2mv cos थीटा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, 2mv cos थीटा, याद है, 2mv cos थीटा, याद था, यही था। अब मैं चेंज इन मोमेंटम बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, dp, बहुत छोटा सा चेंज इन मोमेंटम, तो 2 मास की जगह क्या आ जाएगा, dm v cos थीटा। वही चीजें, फोर्स क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt आ जाएगा, तो 2 dm v
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। कुछ दिखा? डी एम अपॉन डी टी। और डी एम अपॉन डी टी कितना होता है? रो ए वी। तो 2 इंटू रो इंटू वी इंटू वी कॉस थीटा। आंसर आ गया 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ये आंसर है। आप क्लियर है? आप यदि ये डीएम डीएम नहीं भी कर देना तब भी कोई दिक्कत नहीं था। सुनते चलो, आप क्या करते? चेंज इन मोमेंटम यही लिखते हैं आप, 2 mv cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? टाइम ड्यूरेशन। तब भी आपको मास बाय टाइम तो मिलता ही, तभी आपको यहाँ पे मास और नीचे टाइम दिखता। तो मास बाय टाइम क्या होता है? मास फ्लो रेट। तो मास बाय टाइम इज द मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट कितना होता है? रो ए वी। तब भी आंसर तो आता। आप मेरे जैसे नहीं भी लिखे हैं प्रोफेशनली, जैसे लिख रहा हूं मैं बिल्कुल एग्जैक्टली, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा आपको। आप सिंपल एकदम देसी टाइप लिखिए ना, 2 mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द फोर्स। चेंजिंग मोमेंटम कितना? 2 mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम फोर्स हो जाएगा। नीचे जैसे टाइम डालेंगे आप तो मास बाय टाइम दिखेगा आपको, तो मास फ्लो रेट लिख दीजिए, मास बाय टाइम मास फ्लो रेट, और वो कितना होता है? रो ए वी। आंसर तो आपका भी वही आएगा जो मेरा आया वो। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्या था? डीएम अपॉन डी टी याद होना चाहिए। यदि वो ध्यान में है और याद है तो आपको ऐसी चीजें दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं। फिर ऐसे सवालों में फिर आप सोचेंगे सर ये सवाल तो बड़ा टफ आ गया, इतना कुछ करना पड़ेगा इस सवाल में। यदि आप लॉजिकली देखें तो इतना कुछ करना नहीं है। यदि आपको मेरे दिए हुए फॉर्मूले याद है तो फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है? मास इंटू 2 mv cos थीटा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ना। क्लियर है? मैं सिर्फ क्वेश्चन मिटाऊं, लिखते रहो तुम लोग तब तक नीचे। हाँ सॉल्व समझ में तो आया ना? वो आप देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ रहा था कुछ चीजें, डीपी वगैरह निकालना है ना, चेंज इन मोमेंटम आपने पहले सीख लिया था, वही अभी यूज में आ रहा है आपको, है ना। रिवीजन इसलिए करते रहे, आप जो पहले पढ़ के रखा है वो यूज में आ सकता है, ये कहना है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, a conveyor belt is moving with speed v. Now gravel या फिर sand is dropped on it. At the rate of dm upon dt to maintain the same speed what extra force is needed. इसको सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी।
पहले ये समझो कि कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। आप कभी फ्लोर मिल में गए होगे आटा पिसाने के लिए, मतलब नहीं गए कभी गेहूं पिसाने फ्लोर मिल में? आपने देखा होगा वहां पे जो बेल्ट ऐसे मूव कर, दो पुली लगी रहती है, उसे बेल्ट ऐसे मूव कर रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेयर बेल्ट। मतलब बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझा, क्योंकि ऐसी चीजें आपको और कहाँ दिखेगा, मैकेनिकल सिस्टम ही है वो। हाँ, फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे बेल्ट्स रहते हैं, और पुली ड्राइव होती है, इसे पुली ड्राइव बोलते हैं। इस पुली पे इस तरह से दूसरी पुली सामने लगी रहती है, और ये बेल्ट उसके ऊपर से फिट किया हुआ रहता है ना, और ये बेल्ट मूव करता रहता है, और ये बेल्ट इसके ऊपर ये ऐसे घूमता रहता है, और बेल्ट इसमें मूव करता रहता है। और ये बेल्ट क्या हो रहा है, इधर कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 20 स्पीड से मूव कर रहा है। अब तक तो ठीक था सब कुछ। आपने क्या किया, इसके ऊपर ग्रेवल या फिर सैंड पार्ट, ग्रेवल मतलब क्या होता है, ऐसे पत्थरों के छोटे टुकड़े वगैरह, उसको ग्रेवल बोलेंगे, राइट, कंकड़ पत्थर वगैरह छोटे छोटे टुकड़े, या फिर सैंड बोल लो, सैंड पार्टिकल्स। आपने क्या किया, इसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया, ऊपर से ऐसे गिराना चालू कर दिया। अब वो मास का फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो आप कैसे किया, आपने एक फनेल लगाया, और फनेल से यहाँ से आपने इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स गिराना चालू कर दिया, ठीक है। सैंड पार्टिकल आपके पास था इसमें भरा हुआ, आपने यहाँ से इसके ऊपर गिराना चालू कर दिया। तो किस रेट से सैंड पार्टिकल इस पे गिर रहा है? dm/dt। जरा देखो यहाँ पे इस बेल्ट की ड्राइव पे, ये जो बेल्ट ड्राइव है ना, पुली ड्राइव, इसमें जो बेल्ट पे जो मासेस गिर रहे हैं, उस किस रेट से गिर रहे हैं, या किस रेट से इसका मासेस चेंज हो रहा है? dm/dt। और स्पीड कितना है इसका, v। तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, जितना एक्स्ट्रा फोर्स इस पे आ रहा है ग्रेवल के गिरने से, कितना आएगा, v dm/dt। तो F नीडेड, एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड कितना, v dm/dt। सीधा सीधा तो आंसर, दिस इज योर आंसर, कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि ऐसे लिखते हैं, इफ v कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड एंड dm/dt आपको दे दिया कितना, 2 kg पर सेकेंड, तो फोर्स कितना आ जाएगा, v dm/dt कितना, 10 इंटू 2 कितना, 20 न्यूटन का फोर्स आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा उस बेल्ट ड्राइव को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे VDM/dt के। उसके बाद कुछ रॉकेट प्रोपल्सन के भी क्वेश्चंस हैं VDM/dt। पहले यहां तक तो कर लो। क्लियर है क्या? मिटा दिया जाए। अब लिखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, वो तो लिखा नहीं है हमने, स्टेटमेंट लिख लो, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। और इसी को हम लोग लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। लिखिए यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, इक्वल का मीनिंग होता है इन मैग्नीट्यूड। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब है इन डायरेक्शन।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझो, इक्वल इन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। अपोजिट किस में होना चाहिए? डायरेक्शन में। मतलब क्या है? फोर्स की बात हो रही है, मतलब एक्शन क्या है, यहाँ तो फोर्स है। तो एवरी जो भी एक्शन आप करेंगे आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। कैसे? जैसे एक बॉल दूसरे बॉल से जाके टकरा जाए, दो बॉल आपस में क्या हो जाए? टक्कर हो जाए, तो दोनों बॉल से एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, राइट? तो इस बॉल ए पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और बॉल बी पे किधर फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो जरा देखिए, ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे आप जाके दीवार में धक्का मार दिया, तो आपने दीवार में किधर फोर्स लगाया? इस डायरेक्शन में। यदि आपने इस तरह से धक्का लगाया ऐसे, यदि आप दीवार को धक्का लगा रहे हो तो आपने किधर फोर्स लगाया? दीवार पे। इधर आप पे किधर फोर्स लगेगा? आपके हाथों पे इधर। तो आपने फोर्स लगाया दीवार पे इधर, और आप पे फोर्स किधर लगेगा? हाथों पे, आपके हाथों पे इधर लगेगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। आपने किसी दीवार पे मुक्का दे मारा, ठीक है, मान लो आप बहुत मजबूत हो, ठीक है, तो दीवार टूटेगी? टूटेगी। तो दीवार को चोट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तुम्हें भी चोट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। और तुम्हें दर्द होगा या नहीं होगा? होगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो दो बॉल्स टकराएंगे तब भी यहाँ पे ये होगा, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट है। सो वी कैन से दैट फोर्स ए बी जो है इसका मैग्नीट्यूड और फोर्स बी ए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। हम लोग बोल सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट, इसलिए माइनस लगता है। दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या है? निगेटिव है, अपोजिट है। इक्वलिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख सकते इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते कभी। देखो एफ ए बी और एफ बी ए इक्वल लिख सकता क्या मैं? नहीं। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो होल वेक्टर इक्वल नहीं बोल सकता ना, ठीक। ये तो मैथमेटिकल टर्म में, जो कि हमने वेक्टर में भी इसको यूज किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ कहाँ पे ये सब कुछ अपने को देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। दो बॉल्स टकराए, कहीं भी टक्कर हो गया, आपने दीवार को धक्का मार दिया। यदि आपने बाइक लेके गए, आप ट्रेन से टकराए गए, है ना, आप कोलिजन हो गया, ऐसा। दो बाइक में टक्कर हो गई, आपने किसी को धक्का मार दिया, ठीक है, आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो आपने एक एक्शन किया, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड मिलता ही नहीं मिलता आपको? आपको इंस्टेंटली मिल चुका है। आपने किसी को थप्पड़ मारा उसके गाल पे, तो गाल ने भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट आपके हाथ पे मार दिया, हिसाब तो बराबर हो गया। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, उधर से भी पड़ता है ना। तो लेकिन इन फिजिक्स वो बराबर हो चुका है। इन फिजिक्स आपने किसी के चेहरे पे घुसा मारा या थप्पड़ मारा, तो आपने जितना जोर से थप्पड़ मारा, उतना ही जोर से जितना फोर्स आपने हिट किया उसके फेस पे, गाल ने भी उतना ही फोर्स आपके हैंड पे हिट कर चुका है। वो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये बात है कि फीलिंग अलग अलग है ना। जिसके गाल पे पड़ी उसकी फीलिंग ज्यादा तकलीफ वाली है, और आपके हाथ पे फीलिंग उतनी तकलीफ वाली नहीं है। जैसे दीवार पे आप मुक्का मार देते हो, दीवार की फीलिंग उतनी नहीं है तकलीफ वाली जितनी फीलिंग आपको हो रही है, राइट। तो फिजिक्स में कभी भी ये फीलिंग से मत जाना,
है ना, कि दीवार को चोट कम लगा होगा, मुझे ज्यादा लग रहा है ना, ठीक है। किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो उसके गाल पे चोट ज्यादा लगी है, मेरे हाथ पे चोट कम लगी, ऐसा नहीं। फोर्स तो दोनों जगहों पे इक्वल एंड अपोजिट आया, लेकिन वो फीलिंग अलग अलग है, ठीक है। और फिजिक्स फीलिंग से नहीं चलता, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ एक और बात बताते हैं। जैसे मैंने एक मैग्नेट लेके आया, सामने एक और मैग्नेट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ सामने होंगे तो रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन। दो चार्ज ले लिया मैंने, Q1 और Q2, दोनों सेम नेचर तो रिपल्सन, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव तो रिपल्सन, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां कौन सा, मैग्नेट में मैग्नेटिक। तो कौन किसी दूसरे को खींचेगा, मतलब जैसे मान के चलो मैंने एक छोटा मैग्नेट लिया, एक बड़ा मैग्नेट लिया, कौन किसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबर खींच रहे हैं, लेकिन मूव कौन करेगा, जिसका मास हल्का है वो स्लाइड कर जाता है। जैसे आपने क्या किया, एक बड़ा सा मैग्नेट लाया और सामने एक छोटा सा आयरन का नेल्स रख दिया, तो मैग्नेट आयरन नेल्स को खींच लेगा, ऐसा ही होता है ना। तो क्या आयरन नेल्स मैग्नेट को नहीं खींच रहा है, खींच रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, लेकिन आयरन नेल्स का मास छोटा होने के कारण वो उसकी तरफ मूव कर जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में छोटा सा मैग्नेट हो, मैग्नेट का टुकड़ा हो छोटा सा, और सामने रखा हुआ बहुत बड़ा सा आयरन का ब्लॉक है या वाल है, कुछ है। उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे आप मैग्नेट उसके सामने लेके जाओगे तो मैग्नेट को वो खींच लेगा, कौन, आयरन का दीवार, ऐसे ही होगा। तो वहां पे मैग्नेट ने आयरन को खींचा या आयरन ने मैग्नेट को खींचा, दोनों ने एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचा, लेकिन मूव कौन कर गया, जिसका मास छोटा था। फोर्स दोनों पे सेम आया, फोर्स दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट सेम आया, लेकिन मोशन किसी का होना नहीं होना वो डिपेंड करता है कि उसका सिस्टम कैसा है ना, वो मास कम है या नहीं है, क्या वो स्मूथ सरफेस पे रखा है। आपने एक छोटा सा मैग्नेट लिया, अब उसको पकड़ के रखे हो, सामने बड़ा सा मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट वो कैसे खींच लेगा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन आपने उसको खींचने नहीं दे रहे, आप पकड़ के रखे हो, है ना, जैसे छोड़ोगे तो चला जाएगा। बस इतना समझिए, कभी भी कोई भी सिस्टम है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, मतलब चार्ज के सिस्टम है, या मैग्नेट के सिस्टम से, या फिर मास के सिस्टम है, सभी एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जैसे एप्पल टूटा तो नीचे गिरा, तो अर्थ ने एप्पल को खींचा या एप्पल ने अर्थ को खींचा, दोनों ने एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट खींचा, ठीक है। लेकिन अर्थ ऊपर क्यों नहीं मूव कर गया, क्योंकि अर्थ का मास बहुत हैवी, अर्थ का मास बहुत हैवी है, तो अर्थ थोड़ी ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होता तो अपन एप्पल तोड़ के नीचे गिरा दे, पता चला अर्थ थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो एप्पल नीचे इसलिए मूव किया, दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, लेकिन एप्पल का मास समझ लो बहुत ही छोटा या कि निग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ, इसलिए अर्थ में बिल्कुल भी मोशन नहीं आएगा, ठीक है, वो एप्पल ही नीचे आएगा उसकी सेंटर की तरफ। कोई भी दो मास होते हैं ना, दो मास एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे अर्थ, एप्पल अर्थ या ब्लॉक, है ना, अर्थ, या फिर यहाँ पे रखा हुआ एक मार्कर, जैसे मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने छोड़ा नीचे जा रहा है ना, यदि यहाँ रखा हुआ, ये मार्कर जितने फोर्स से अर्थ को पुल कर रहा है उतने ही फोर्स से अर्थ भी इसको पुल कर रही है, इसका मास को बहुत छोटा है तो नीचे जाएगा, गिर जाएगा, तो इसको खींच लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है आपको आगे चैप्टर्स को समझने के लिए। और भी चीजें जैसे यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा हमने डायग्राम बना लिया अर्थ के लिए, और यहाँ पे एक छोटा सा मास ले लिया हमने, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे, और जो इसके अर्थ पे इधर जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये मान लो F1 और ये F2, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड में। F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है, F2 का मैग्नीट्यूड, बराबर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, घबराने की जरूरत नहीं। बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चल के। आपने देखा होगा जैसे रॉकेट वगैरह हम लोग लॉन्च करते हैं ना, तो क्या होता है, रॉकेट अपने बैक ऑफ द नोजल से काफी ज्यादा मास क्या करता है, इजेक्ट करता रहता है ना, निकालता रहता है धुएं के फॉर्म में, राइट, स्मोक के फॉर्म में, एकदम पूरा निकलता रहता है, बहुत हैवी अमाउंट में निकलता है, जनरली बहुत ज्यादा। देखेंगे जैसे आप कभी
टीवी वगैरह वीडियोस देखते होंगे, जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च करी जाती है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। वो क्या है? गैस ही तो है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस इजेक्ट हो रहा होता है ना। पहले देखना इजेक्ट हो रहा है, उसको होल्ड करके रखा जाता है ना, उसको बांध के अचानक से उसके खोल दिया जाता है। तो बहुत वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मास नीचे की तरफ जा रहा है और बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है, तो वी डी एम अपॉन डी टी बराबर है। वो क्या करेगा? नीचे ग्राउंड को कंप्रेस करेगा, नीचे प्लेटफॉर्म जिसपे आपने सेट करके रखा है, किसको? रॉकेट को। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मास फ्लो कर रहा है, डीएम अपॉन डी टी, दैट इज द मास फ्लो रेट विथ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द वी। वो नीचे हिट करेगा, नीचे ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ग्राउंड क्या करेगा? रॉकेट को ऊपर प्रोवाइड करेगा, तो रॉकेट लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर लॉन्च हो जाएगा। एरोप्लेन भी तो होती है, उसके बैक ऑफ द नोजल से कंटिन्यूसली क्या होता है? गैस इजेक्ट हो रहा होता है, थ्रो कर रहा होता है, और सपोर्ट करने के लिए उसके विंग्स पे भी बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, और फैंस की डिजाइन इस तरह से होती है कि वो सभी एयर्स को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो एयर को जितनी ज्यादा आप पीछे की तरफ धकेलेंगे, एयर भी क्या करेगा? उतना ही फोर्स से आपको आगे की तरफ धकेल देगा, तो आपको मिलेगा मोशन, आपको फोर्स मिलेगा, तब आगे एक्सेलरेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये नेचर में ऑलरेडी होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ने से बस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं होता, ये सब चीज होता है नहीं, ये सब कुछ नेचर में हो रहा था, न्यूटन ने जस्ट इसको क्या किया? एक्सप्लोर किया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट यदि रॉकेट का प्रोपल्सन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉकेट का उड़ना या रॉकेट का प्रोपल्सन होना, ठीक है। बैक ऑफ द नोजल बहुत सारा मास नीचे इजेक्ट होता है, और ये क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे अभी पार्ट ऑफ द सिलेबस है, रॉकेट प्रोपल्सन, इसके जस्ट बाद वही लेने वाला। तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ यूज हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे किसी जमीन पे यदि आप फ्लोर पे आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, कैसे चलते हैं? किसकी हेल्प से आप चल पा रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फ्लोर की हेल्प से आप चल पाते हैं। किसकी हेल्प से? यदि फ्लोर बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाए, क्या आप उस पर चल पाएंगे? समझ लो फ्रिक्शन जीरो है, चल पाएंगे? स्किड कर जाएंगे, गिर जाएंगे आप नहीं चल सकते। फिर आपको इमेजिन करो कि आपको मैंने क्या किया, एकदम बिल्कुल एक लेक पे लेके गया ना, और इतना ठंडा है कि उसका आइस बन गया लेक है ना, पूरा जम गया है, और मान लो कि वो बिल्कुल स्मूथ है, उस पर मैंने आपको बिठा दिया या खड़ा कर दिया ले जाकर, आप चल पाएंगे? स्लिप कर जाएंगे, स्किड करके जैसे चलना चाहेंगे। होता क्या जनरली, जैसे आप चलना चाहते हो, आप अपने पाँव को, यदि आप नीचे ध्यान से देखो तो आप अपने पाँव को ऐसे रख रहे हो, है ना। यदि आपका पाँव है और ये ग्राउंड है और आपका पाँव है, तो आप पाँव को पीछे ऐसे करते हो, ग्राउंड को ऐसे कंप्रेस करते हो आप, तो ग्राउंड भी आपको उतने ही फोर्स से आगे की तरफ भेज देता है आपके पाँव, इसलिए आपका पाँव आराम से नीचे रहता है, और अपने बॉडी को आप लिफ्ट करके आगे रख देते हो, फिर दूसरा पाँव को फिर नीचे दबाते हो, फिर लिफ्ट करके आप आगे रख देते हो। आप वॉक कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक या रन। रनिंग करने के लिए आप क्या करते हो? अच्छे शूज लेके आते हो, अच्छी क्वालिटी के, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, घिसा हुआ शूज नहीं चलेगा, स्लिप कर जाओगे ज्यादा स्पीड लेना चाहोगे तो। न्यू शूज लाते, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, रबड़ होनी चाहिए, अच्छे मटेरियल नीचे सोल, ताकि वो ज्यादा अच्छा से अच्छा क्या प्रोवाइड करे आपको? ग्रिप प्रोवाइड करे विद द ग्राउंड। और आप किसी एंगल से झुक के भी दौड़ते हो ताकि और भी ज्यादा फोर्स आप ले पाते हो। जब रनर स्टार्ट करता है रनिंग, देखना पीछे एंगल लगा रहता है ना, उस पर पाँव लगा के रखता है। इनिशियली वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स सामने की तरफ लेके अपने बॉडी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कैसे? उसको कंप्रेस करता है पाँव से, जितना जोर से नीचे कंप्रेस करेगा उतने ही जोर से उसको आगे धक्का मिलेगा और अपनी बॉडी को फास्ट से रन कराएगा। यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू रन, या यू आर एबल टू पुल एनी मास विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड आपको फोर्स प्रोवाइड करता है। जो फ्रिक्शन का फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन? ग्राउंड। ग्राउंड आपको दो फोर्स प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन एज वेल एज नॉर्मल, जो कि हमारा पार्ट है इस सिलेबस का, पढ़ना है आगे कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब यदि आप जैसे हॉर्स का, मतलब हॉर्स के पीछे आपने क्या लगा दिया? वैगन लगा दिया ना, पुल कर दिया ना हॉर्स वैगन को। तो हॉर्स यदि वैगन को पुल कर पा रही है
किस कारण से? हॉर्स वैगन को खींचती है इसलिए? नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड। क्योंकि हॉर्स जैसे आगे चलना चाहती है, ठीक है, तो हॉर्स क्या करती है, अपने पांव से नीचे ग्राउंड को हिट करती है, दबाती, कंप्रेस करके अपने बॉडी को आगे खींचती है, और उसका बॉडी किससे अटैच होता है? वैगन से, तो वैगन खींचा चला जाता है। आपको किसी मास को खींचना है, आप कैसे खींचते हो? अपने हाथ से खींचते हैं, ठीक है, चलो आपका हाथ है, सब कुछ है, उसमें रस्सी बांधा हुआ है, नीचे का सरफेस मैंने बिल्कुल स्मूथ दे दिया, खींच लोगे? जैसे खींचोगे खुद गिर जाओगे। ऐसा कभी नोटिस किया होगा कि यदि कभी जैसे बारिश के दिनों में जैसे गाड़ी वगैरह को खींचते हैं कोई, या फिर उसको यदि पुल करते हैं, गाड़ी को खींचते हैं या धक्का देते हैं, यदि कभी नीचे कीचड़ वगैरह देखना, कभी स्लिप कर जाते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं। क्यों? इनफ फ्रिक्शन या इनफ फोर्स ग्राउंड से वो जनरेट नहीं कर पाते। इसका मतलब यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राउंड से आपको फोर्स जनरेट कर पाना। यदि हॉर्स वैगन को पुल कर पा रहा है तो रीजन क्या है? ग्राउंड से वो फोर्स जनरेट कर पा रहा है, नहीं तो वो पुल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हॉर्स का वैगन पुल करना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसे एक फोर्स मिल रहा है ग्राउंड से। ठीक है, यू आर एबल टू रन, व्हाई? इट इज बिकॉज आपको ग्राउंड एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दे दो। बट अभी इतना समझो कि बस ग्राउंड एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल क्या है, कैसे निकालेंगे, वो अपना आगे आएगा, फ्रिक्शन लास्ट में आएगा, बट आएगा सर। इतना समझ में, ये सब कुछ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे अपने मॉड्यूल में दिखेगा एक क्वेश्चन है, जैसे आपको एक बिल्कुल स्मूथ आइस पे रख दिया गया, मतलब समझ लो एक लेक था, और लेक मतलब ठंड के मौसम में वो फ्रीज हो जाती है लेक, राइट? ऊपर सरफेस थिक हो जाता है ना, बहुत ही थिक सरफेस लेयर बन जाता है किसका? आइस का। अब एज्यूम करो कि वो जो सरफेस बना है ना आइस का, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उस पर आपको बिठा दिया गया या खड़ा कर दिया गया, यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक। लेकिन आप किनारे आना चाहते हो, कैसे आओगे? स्लिप कैसे करोगे तुम? स्लिप करने के लिए भी तो फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। देखो, आइस पे जो स्केटिंग करते हैं जो लोग, उसके हाथों में क्या स्टिक होती है, और उसमें नुकीले होते हैं स्टिक्स। जब आप नीचे आइस को उस नुकीले स्टिक से कंप्रेस करते हो तो आप फोर्स जनरेट कर लेते हो आगे जाने के लिए, राइट? ओके, अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो, और स्पीड बढ़ाए तो और फिर से मारते हो, फिर यदि स्पीड घटा नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टिक लगाओगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, या फिर ऐसे भी छोड़ दो, धीरे धीरे रुकेगा, क्योंकि 100% स्मूथ नहीं होता है। यदि मैंने मान लिया कि 100% स्मूथ और आपके हाथ में कोई नुकीला स्टिक विस्टिक कुछ नहीं है, आपको बिठा दिया गया है, तो आप कैसे वहां से निकलोगे? निकलोगे तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन तरीका क्या हो सकता है? इफ यू आर वियरिंग ए जैकेट्स, तो आप क्या करोगे? अपना जैकेट ओपन करोगे, आपको राइट साइड पे जाना है तो आप लेफ्ट साइड में जैकेट को जोर से फेंकोगे। तो आपने जैकेट को जोर से फेंका, एयर में थ्रो किया, कुछ मास थ्रो हुआ, डीएम अपॉन डी टी, वी वेलोसिटी से, तो आपने एयर में फोर्स लगाया, तो एयर आपको किधर फोर्स देगा? इधर। और थोड़ा सा ही फोर्स काफी होगा आपको लास्ट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बार स्मूथ सरफेस पे आपने थोड़ा सा मोशन दे दिया, वो फिर रुकेगा नहीं। किसी स्मूथ सरफेस पे बहुत हैवी मास है, समझ लो किसी स्मूथ सरफेस पे आपने हाथी रख दिया है, ठीक है ना, उस हाथी को स्लाइड करने के लिए थोड़ा सा ऐसे खाली झटका दे दोगे, स्लाइड करता ही रहेगा। क्यों? नीचे स्मूथ है ना सरफेस, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आसानी से वो क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ से। आप ऐसा क्वेश्चन है कि आप एक बिल्कुल स्मूथ आइस सरफेस पे हो, तो आप कैसे बाहर आओगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, रॉकेट में नीचे बहुत सारा मास छोड़ता है, लेकिन ऊपर एयर जाने के बाद उससे भी ज्यादा मास छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लिफ्ट हो गया तो वो डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सेलरेशन वगैरह मेंटेन रखना है, उसी हिसाब से हमेशा वो गैस को इजेक्ट करता है। यदि एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन और बढ़ाना है तो ज्यादा करेगा, यदि कम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है तो कम करेगा। वो डिपेंड करता है ना मुझे स्पीड कितना मेंटेन करना है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूसली थ्रो करता ही रहता है वो रॉकेट। यदि कभी देखना रॉकेट वगैरह यदि जा रही होगी तो जिस रास्ते से जाती है पूरा उधर ऐसा लगेगा कि धुएं का रास्ता बन गया है। ऐसा दिखा होगा तुमने, नहीं देखा है कभी? धुएं का रास्ता बन जाता है। वो क्या है? वो धुआं क्या है?
वो तो गैस ही है जो रॉकेट अपने बैक ऑफ द नोजल से इजेक्ट करते हुए फ्लाई कर रही है। तो कंटिन्यूसली थ्रो होता है। बंद कर देगा यदि थ्रो करना, मतलब इंजन बंद हो गया, इसका मतलब बंद कर दिया यदि थ्रो करना गैसेस को, तो वो फर्दर एयर में कोई भी कंप्रेस नहीं कर रहा ना, एयर में कोई थ्रो नहीं कर रहा है, तो एयर में कोई फोर्स धक्का नहीं लगा रहा है, तो उसको फोर्स नहीं मिलना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा पुल कर रही है उसको, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एयर एयर के नीचे एयर में कुछ ग्राउंड सरफेस नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सामने कुछ ग्राउंड नहीं है। जैसे यहाँ पे लगता है कि नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे मैं धक्का लगा रहा हूँ, लेकिन एयर में तो कोई सरफेस नहीं है, तो वहां पे कैसे धक्का लगाएं, या धक्का लगाए तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी सिस्टम है, वहां पे भी मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अब ज्यादा लगाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उल्टा इनिशियली जब आप लिफ्ट कर रहे हो ना बॉडी को, तभी थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। बाद में एक बार मोशन में आ गई चीजें तो फिर इवन कम प्रोपल्सन से भी पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन की जाए। टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली उसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे लगने वाला वेट और ऊपर लगने वाला फोर्स यदि बैलेंस है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। हाँ, जैसे उसको फिर से वेलोसिटी यदि बढ़ानी है तो फिर dm/dt बढ़ाना होगा, या फिर गैस इजेक्ट करने की वेलोसिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि टोटल फोर्स क्या है, v dm/dt, या तो v बढ़ाएंगे या तो dm/dt बढ़ाएंगे। और ये डिपेंड करेगा मेरे रिक्वायरमेंट्स में। यदि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर रहा हूँ तो v dm/dt किसके बराबर होना चाहिए, उसके वजन के बराबर, mg के, नीचे लगने वाले वेट के बराबर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा। अब मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो क्या करूंगा, v dm/dt को उसके mg से बढ़ा दूंगा, तो ज्यादा स्पीड से जाए, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वो हम लोग करने वाले, रॉकेट प्रोपल्सन पढ़ना है इसके जस्ट बाद। ठीक है, अभी पहले इसके सभी नोट पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, लिखो कॉन्सेप्ट नोट पॉइंट्स। आपको इतना तो समझ में आया होगा कि नेचर में कोई भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कहीं भी, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो रॉकेट प्रोपल्सन के कारण फोर्स है, चाहे वो वाटर जेट के थ्रो करने के कारण फोर्स है, हर जगह, चाहे ये बॉल के टकराने के कारण फोर्स है, चाहे आपके धक्के लगाने के फोर्स है, चाहे आपका थप्पड़ मारने से, चाहे जैसे भी है, हमेशा फोर्सेस पेयर में होंगे। ठीक है, कभी भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है, जब भी होगा तो पेयर में होंगे, तो एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें बताओ कि कौन एक्शन कौन रिएक्शन। हाँ, ऐसा मत सोचना है कि कोई एक पार्टिकुलर कोई एक एक्शन होगा तो कोई दूसरा रिएक्शन, ऐसा कोई, इन दोनों में से कोई भी एक एक्शन कोई दूसरा रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम साइमल्टेनियसली होते हैं। देखो, यदि कोई एक चीजें पहले हो और दूसरी चीजें थोड़ी सी बाद में हो, तो मैं बोल सकता हूं कि एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन। ठीक है, मैं फिर डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा अलग अलग, भाई ये एक्शन था फिर इधर से रिएक्शन है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। कोई भी चीजें जाके टकराएंगी या कोई भी फोर्स प्रोड्यूस होगा तो साइमल्टेनियसली होता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं है। दो चार्जेस एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि पहले ए बी को खींचेगा फिर बी ए को खींचेगा, ऐसा थोड़ी, साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो हु इज द एक्शन रिएक्शन, कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, इन दोनों में से कोई एक एक्शन है तो कोई दूसरा रिएक्शन। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं जी, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, इंस्टेंटली प्रोड्यूस होती है जी। ठीक है, ये मिटा दूं ना, लिखो कॉन्सेप्ट नोट रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी जितना बोल के समझाए ना वो सभी चीजें लिखेंगे, इसको थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखते चलो। नोट पॉइंट है, समझा दिया मैंने, अभी आप लिखते जाएंगे बस। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट, ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स
कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन नेचर। नेचर में कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स होता है प्रोड्यूस होता है। फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब क्या है? फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो टाइम गैप या फिर लैग, देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन रिएक्शन। So we cannot say action is the cause of रिएक्शन। हम लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं जो रिएक्शन हो रहा है ना वो एक्शन के कारण रिएक्शन हुआ था, ये कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन कॉज या इफेक्ट नहीं है, नहीं कोई किसी का कॉज है ना ही कोई किसी का इफेक्ट है, वो तो नेचर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। दे आर ऑफ सेम नेचर, नेचर सेम होगा। यदि एक ग्रेविटेशन तो दूसरा भी ग्रेविटेशन, एक कांटेक्ट तो दूसरा भी कांटेक्ट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक तो दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मैग्नेटिक तो दूसरा भी मैग्नेटिक, एक न्यूक्लियर तो दूसरा भी न्यूक्लियर, सेम नेचर के होंगे। नेचर में होते हैं ना ये सारे फंडामेंटल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो नेचर एक का है वही नेचर दूसरे का। अब ये जो थर्ड लॉ है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट, दैट इज ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में या फिर मोशन में, है ना। कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तभी लगेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में तब भी ये लगेगा। ऐसा थोड़ी कि रॉकेट एक बार उड़ गया तो फिर बाद में ये थर्ड लॉ नहीं चलेगा, चलता रहेगा, तभी तो उड़ता रहता है। तो फिर नीचे ही आते तुम जमीन पे एरोप्लेन पे जाने के बाद। तो एक्शन रिएक्शन is also applicable on bodies which are not in contact ठीक है। एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन बॉडीज विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। मतलब फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तब भी हो जाएगा। यहाँ तक लिखे ये 5 स्टेटमेंट, उसके बाद मिटा के दो स्टेटमेंट और है। कभी आपने सोचा कि स्विमिंग कैसे करते हो? स्विमिंग कैसे होता है? आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो हाथ से, है ना, राइट, ऐसे। तो जितना फोर्स से आप पानी को ऐसे धकेलते हो उतना ही फोर्स से पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है। वहां भी न्यूटन थर्ड लॉ ही है, राइट। लिख तो लिया ना स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा होगा डायरेक्टली, राइट, क्योंकि ये सभी से मैंने आपको समझा दिया।
यही सब भाई, यही सब चीजें बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल इंटरेक्शन फोर्सेस। टू ऑल इंटरेक्शन फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैं बोल रहा था, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन, फ्रिक्शन एटसेट्रा, सब है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। यदि हम लोग बात करें, एक यहाँ पे मैं एक फोर्स का नाम लिख रहा हूं, देखो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग लिखा, मैग्नेटिक अलग लिखा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कब? दो चार्जेस के बीच में। मैग्नेटिक कब? दो मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में। ठीक है, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। दो मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझना, जहां चार्ज है ना वहां इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है और वहीं मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। चार्ज कॉजेज मैग्नेटिक इफेक्ट आल्सो, है ना। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक, और चार्ज यदि मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। इसीलिए कई जगहों पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा होगा। वेयर देयर इज चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर विल बी डेफिनेटली अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कम ज्यादा, बट रहता है, राइट। इसलिए कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हो तो ये मत सोचना सर इलेक्ट्रो और मैग्नेट मिला दिया क्या, उसके इफेक्ट मिले हुए हैं, है ना। वेयर देयर इज चार्ज देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड आल्सो देयर। ठीक है, वो स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? स्टील को ही हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, तो इट कैन फ्लो द, ओके फाइन। एनीवे, तो हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, एवरीथिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन नाम से एक चैप्टर होगा। तो अभी मैं आपको बस फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट ये जो भी है ये फंडामेंटल बता रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन क्या क्या है। हाँ, उसके बाद टेंशन फोर्स, टेंशन का फोर्स, उसके बाद फ्रिक्शन, अब एक्सेट्रा कर देते हैं ना। एक्सेट्रा में जैसे स्प्रिंग का भी फोर्स आता है, वो एक्शन रिएक्शन ही होता है, न्यूटन थर्ड लॉ से ही आता है। एक्सेट्रा में और भी फोर्सेस हैं जो कि इनका एक्शन रिएक्शन के कारण होगा, राइट। टेंशन का फोर्स किस में? रस्सी में। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टेंशन आता है, ऐसा थोड़ी कि रस्सी के अदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं आएगा, वो पूरी रस्सी में ही टेंशन आ जाती है, खींच जाता है ना, टाइट हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ये, तो हम लोग को एनएलएम में ही पढ़ना है, टेंशन का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स, है ना। तो ये सभी ठीक है। चाहते थे यहाँ स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, तो पढ़ने ही वाले हैं पर, है ना। एक बात नोटिस करना, मैंने एक्शन रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया है, नॉर्मल का फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता एक्चुअली, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो नॉर्मल हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन बड़ा देखो नाम बड़ा अजीब है, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चीजें अलग है वहां पे। नॉर्मल का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, मैं समझाऊंगा आपको जैसे नॉर्मल पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल जितना लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह से अभी ध्यान में रखिए। उसके बाद आता है एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर।
because they act on different bodies. नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, टेंशन का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, बताएंगे सभी। कई लोगों को ये लगता है ना नॉर्मल रिएक्शन जो है ना ग्रेविटेशन के कारण आता है, ऐसा नहीं, बताऊंगा, ठीक। और मैंने एग्जांपल्स तो आपको बता दिया ना ये सभी चीजों के। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, क्यों ऐसा हो रहा है? यदि आप किसी एक बॉडी का डायग्राम बनाओ, है ना, जैसे दो बॉल्स थे, है ना, दो बॉल थे, जब टकराए थे दो बॉल्स ए एंड बी, तो यदि मैंने ए का डायग्राम बनाया था तो इस पे फोर्स किधर, इधर एफ ऑन ए ड्यू टू बी, और बी का डायग्राम बनाया था तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब ये एक इस सिर्फ ओनली बॉडी ए को देखूं, इस पे फोर्स है, नेट फोर्स जीरो तो नहीं हो सकता। बॉडी बी पे देखो तो इस पे भी एक फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं कि भाई देख ये एक्शन रिएक्शन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, खत्म, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, खत्म कहानी, ऐसा नहीं। ऐसा तो फिर उसका इफेक्ट ही नहीं दिखता, है ना। तुम घुसा मारते तुमको ना तो तुम्हें चोट लगता ना सामने वाले को लगता है। इसका मतलब वो दोनों चीजें दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, बट वो दो डिफरेंट बॉडी पे। हाँ, यदि आपने इसको सिस्टम मान लिया, यदि आपने इसको, हम लोग आगे ऐसा करेंगे, टू बॉडी सिस्टम मानेंगे, है ना। यदि आपने सिस्टम मान लिया फिर वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्यों? अब आप इस दोनों की स्टडी एज ए कंबाइंड बॉडी कर रहे हो, अब आप इसकी स्टडी क्या कर रहे हो, एज ए कंबाइंड बॉडी सिस्टम। तो ए प्लस बी अब आपका क्या है, सिस्टम, तब वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अब बताओ यदि मैंने ए और बी को एक सिस्टम मान लिया तो नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, है ना। फॉर सिस्टम अब लिख सकते हैं, फॉर सिस्टम ए प्लस बी, यदि हमने दो बॉडी को एक सिस्टम में मान लिया, एक यूनिट मान लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे कैंसिल ईच अदर, फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। जब तक सिस्टम नहीं मान रहे तब तक एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। हाँ, सिस्टम मान ले तो वो कर सकते हैं, तो मेंशन करना पड़ेगा कि सिस्टम ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। यदि सिस्टम ले रहा हूं तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, नहीं ले रहा हूं फिर वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया है, वॉकिंग, स्विमिंग, है ना, रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, वैगन को पुल करना, रिक्वायलिंग ऑफ गन, गन पीछे आता है झटके से, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन, ये सभी चीजें इनके एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है रॉकेट प्रोपल्सन, जो हमारा सिलेबस है, इसका पार्ट ऑफ द सिलेबस है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद टेंशन का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स और फिर फ्रिक्शन का फोर्स, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले एक छोटा सा पार्ट रिमेनिंग है, मैकेनिकल फोर्सेस पे जाने से पहले रॉकेट प्रोपल्सन कैसे होता है, VdM/dt उसमें कैसे लगाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे ही हम लोग मैकेनिकल फोर्सेस में हम लोग एंट्री कर जाएंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल फोर्सेस, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं।